अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी प्रीवियस वीडियो का सेकंड पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर पीपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है, तो आज उसी वीडियो का सेकंड पार्ट हम शेयर करेंगे। तो आज की वीडियोस को देखने से पहले आप लोगों को जो फर्स्ट वीडियो है, यानी कि इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है, वो लाजमी देखना है। ठीक है, उस वीडियो में जितने भी एमसीक्यूज़ डिस्कस किए गए हैं आप लोगों के साथ, उनको डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। ठीक है, उन एमसीक्यूज़ को आप देख लें, उस पूरी वीडियो को देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो इस तरह आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Which influence is shown in the work of Shaw? फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है जीबी शाह की। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शाह। जॉर्ज बर्नार्ड शाह के वर्क में हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, वो है फ्रेंच। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड की शाह के जो जितने भी वर्क हैं उसमें फ्रेंच इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जॉर्ज बर्नार्ड शाह, इनको शॉर्ट फॉर्म में मतलब कि शॉर्ट नेम से जीबी शाह भी बोलते हैं, लेकिन इनका फुल नेम है जॉर्ज बर्नार्ड शाह। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप याद रख लें, जॉर्ज बर्नार्ड शाह इनका फुल नेम है। और इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ भी मैं आपको बता देती हूँ। 1856 में ये पैदा हुए थे और 1950 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इनको 1925 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर में। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रख लें, नोट कर लें कि जीबी शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह आल्सो गॉट नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1925। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एलियट शोज अ बेंट टूवर्ड्स रोमांटिसिज्म। ठीक है, जॉर्ज टी.एस. एलियट जो हैं, उन्होंने अपना जो ज़्यादा बेंट है वो किस तरफ दिखाया है, रोमांटिसिज्म की तरफ। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है, मिसिज डॉल्वे इज़ द मास्टर पीस ऑफ मिस डेरेबल, वर्जीनिया वुल्फ, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ 1882 में पैदा हुई थी। ठीक है, ये नोट कर लें, सॉरी 1882 में। और फ्रेंड्स, जो मिसिस डॉल्वे जो है ना, इनका नावल, ये इनका एक मास्टरपीस है और ये 1925 में लिखा गया था। ठीक है, 1925 में लिखा गया था। इसको हम फीमेल यूलिसियस भी बोलते हैं। ठीक है, इस नावल को एक सब टाइटल भी दिया गया था, यानी कि मोस्टली राइटर्स जो थे या क्रिटिक्स जो थे वो इस नावल को, जो मिसिस डॉल्वे था ना, मिस वर्जीनिया वुल्फ का नावल, उसको फीमेल यूलिसियस बोलते थे। ठीक है, इस नावल में जो इसका मेन कैरेक्टर है ना, मिसिस डॉल्वे, इनकी जो एक कवर करता है एक दिन की लाइफ को। ठीक है, 1 डे फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। ठीक है, तो ये नावल वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है और उनका मोस्ट फेमस ये मास्टरपीस है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द सेंट्रल फिगर अमंग द विक्टोरियन पोएट इज़ टेनिसन। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो टेनिसन है ना, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, ये पैदा हुए थे 1809 में और 1892 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, ये याद रखना बहुत इजी है, इनकी डेट ऑफ बर्थ भी और डेट ऑफ डेथ भी। ठीक है, ये 1809 में पैदा हुए थे और 1892 में इनकी डेथ हुई थी। ये विक्टोरियन पीरियड के या विक्टोरियन एज के ये एक सेंट्रल फिगर थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके वर्क्स भी जो थे ये वो क्वीन विक्टोरिया को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ब्राउनिंग इज़ नोन फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो हैं 1842 में पैदा हुए थे। इनका ये फेमस हैं किस वजह से, ड्रामेटिक मोनोलॉग की वजह से, क्योंकि फ्रेंड्स ये अपनी राइटिंग में ड्रामेटिक मोनोलॉग को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, विच नावल इज़ रिटन बाय D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस ने कौन सा नावल लिखा, द आइस एज, सन्स एंड लवर्स, नन ऑफ दीज। तो सन्स एंड लवर्स जो है ये नावल लिखा था D.H. लॉरेंस ने। ठीक है, इस नावल को एक नाम दिया गया, एक सब टाइटल दिया गया जो कि था पॉल, PAUL, पॉल मॉरल। ठीक है,
पॉल मोरल का इसको सब टाइटल दिया गया था और ये 1913 में लिखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस नावल के बारे में कुछ ये डिटेल है, तो आप इसको याद रख लें, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में सन्स एंड लवर्स को डिवाइड किया गया था, लिखा गया था। ये जो है, ये नावल जो है, ये 3rd नावल था D.H. लॉरेंस का। ठीक है, और इसको ऑटोबियोग्राफिकल नावल भी कहते हैं। ये ऑटोबियोग्राफिकल भी था, 3rd नावल था D.H. लॉरेंस का, और 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था, यानी कि लिखा गया था 2 पार्ट्स में। और इस नावल का एक सब टाइटल था जो था पॉल मोरल। ठीक है, पॉल मोरल। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए, तो इनको आप प्लीज़ जहन में रख लें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द आर्केडिया बाय सर फिलिप सिडनी इज़ अ रोमांस। ठीक है, करेक्ट आंसर है रोमांस, क्योंकि ये ना तो ट्रेजेडी है और ना ही कॉमेडी है। ठीक है, ये एक रोमांस है, और ये फिलिप सिडनी ने 1580 में लिखा था। ठीक है, 1580 में उन्होंने ये लिखा था, और ये 5 एक्ट्स में लिखा गया। ठीक है, 5 एक्ट्स में ये लिखा गया था 1580 में, इन 5 एक्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप प्लीज़ याद रख लें, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में ये आ सकता है। ठीक है, ये एक, और इसके बारे में आपको बताती चलूँ कि ये जो वर्क था ना सर फिलिप सिडनी का आर्केडिया, ये एक प्रोज रोमांस था। ठीक है, प्रोज रोमांस था। उन्होंने इस नावल को, इस वर्क को अपनी सिस्टर के लिए लिखा था, सिस्टर मैरी हबर्ट के लिए। ठीक है, मैरी हबर्ट के लिए उन्होंने इसको लिखा था। और ये जब इन्होंने लिखा तो ये ओल्ड आर्केडिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में जब इनकी सिस्टर ने इसको खुद से इसको मतलब कि मॉडिफाई किया, तो इसका नेम चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द फेरी क्वीन वाज रिटन बाय मिल्टन लिली स्पेंसर। तो करेक्ट आंसर है स्पेंसर। ठीक है फ्रेंड्स, कि जो फेरी क्वीन है ना, वो लिखा था स्पेंसर ने। स्पेंसर की ये जो पोइम थी फेरी क्वीन, आप इसको एक एलिगरिकल पोइम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एलिगरिकल एपिक पोइम है। ठीक है, एक एपिक पोइम है ये, और मोस्ट फेमस वर्क है ये इंग्लिश लिटरेचर में। दोस्तों, आप लोग ये याद रख लें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, एलिगरिकल एपिक है ये। ठीक है, इसको जो थे ना स्पेंसर, इन्होंने अपना जो था ना उनका स्टैंजा, स्पेंसरियन स्टैंजा, उसमें इसको लिखा था। ठीक है, उन्होंने ये प्लान किया था कि वो इस बुक की टोटल 24 बुक्स लिखेंगे, लेकिन क्या हुआ, वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाए, यानी कि ये अनफिनिश्ड ही रहा। इसकी जो फर्स्ट 3 बुक्स थी ना फ्रेंड्स, फर्स्ट 3 बुक्स जो थी वो 1590 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, फर्स्ट 3 बुक्स फेरी क्वीन की फर्स्ट 3 बुक्स जो थी वो 1590 में पब्लिश हुई थी, और जो लास्ट 6 बुक्स थी ना फ्रेंड्स, लास्ट 6 बुक्स वो पब्लिश हुई थी 1596 में। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रख लें। और इस वर्क की एक मोस्ट इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि जो स्पेंसर थे ना, वो अपनी इस एपिक को कहते थे कि ये एक डार्क कंसीट है। ठीक है, और डार्क कंसीट। अब फ्रेंड्स, ये बात नोट कर लें, जो आपको मैं बता रही हूँ ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये की वर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के जो वर्क्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनकी ये की वर्ड्स हैं, आपको इनको याद रखना मस्ट है। तो जो स्पेंसर थे ना, वो अपने वर्क को कहते थे कि ये एक डार्क कंसीट है। ठीक है, ये डार्क कंसीट बोलते थे अपने इस वर्क को। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है, द क्राउन्स ऑफ वाइल्ड ओलिव वाज रिटन बाय हग्सले, बेन जॉनसन, रस्किन। तो ये जो क्राउन्स ऑफ द वाइल्ड ओलिव है ना, ये लिखा था रस्किन ने। ठीक है, रस्किन जो हैं वो 1819 में पैदा हुए थे, 1819 में पैदा हुए थे सॉरी, और 1900 में उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो 1900 में उनकी डेथ हुई थी। ये एक विक्टोरियन पोइट थे, विक्टोरियन पोइट थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, डेविड कॉपरफील्ड, हार्ड टाइम्स, लिटिल डोरोइट, all were written by हार्डी,
डिकन्स, नन ऑफ दिस। तो ये जो वर्क्स थे ये मोस्ट फेमस वर्क हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। तो ये लिखे थे डिकन्सन ने, ठीक है, ये वर्क लिखे थे डिकन्सन ने। चार्ल्स डिकन्सन इनका फुल नेम है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। गुड पोइट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, हु मेड दिस स्टेटमेंट, वर्डवर्थ। फ्रेंड्स ये तो आपको मालूम होगा कि ये जो फ्रेज़ है, ये जो बात की गई है पोइट्री के बारे में, ये स्टेटमेंट जो दी गई है ये वर्डवर्थ ने दी थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है अ लॉन्ग पोइम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट पोइम्स। कि जो एक लॉन्ग पोइम है ना फ्रेंड्स, वो एक मजमुआ होती है, एक कम्बिनेशन होती है शॉर्ट पोइम्स का, ठीक है। कि अगर हम एक लॉन्ग पोइम नहीं ना लिखते तो हम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोइम्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो वर्डवर्थ हैं उन्होंने बोला था कि जो एक लॉन्ग पोइम है ना वो कम्बिनेशन है शॉर्ट पोइम्स का, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, राबी बिन अज़रा वॉज रिटन बाय ब्राउनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मैथ्यू आर्नोल्ड, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स राबी बिन अज़रा लिखा था ब्राउनिंग ने, ठीक है। तो इसको हम ऊपर डिटेल में भी कर चुके हैं। तो ये जो वर्क था राबी बिन अज़रा, ये एक रिस्पॉन्स था जो कि ब्राउनिंग ने लिखा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इन 1857 मैथ्यू आर्नोल्ड एज प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड डिलीवर्ड हिज इनऑग्रल लेक्चर इन इंग्लिश, ठीक है। उन्होंने 1857 में जो एज अ प्रोफेसर उन्होंने ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड में जो अपना एक इनॉग्रल लेक्चर डिलीवर किया था वो इन्होंने इंग्लिश में किया था, ठीक है। ये बात भी माइंड में रख लें। नेक्स्ट पॉइंट है द सेकेंड जनरेशन ऑफ द रोमांटिक पोइट शैली, बैरन एंड कीट्स वाज डेड बाय 1825, ठीक है। क्योंकि इनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो 1825 ही है या इसके ही आगे पीछे है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बात जानने के लिए। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोइट्स हैं उनमें शैली, बैरन एंड कीट्स शामिल हैं। तो उनकी डेथ जो है वो 1825 में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्कर वाइल्ड बिलीव इन एस्थेटिसिज्म, ठीक है। ऑस्कर वाइल्ड जो थे वो एस्थेटिसिज्म पर बिलीव रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन, हु हैज़ रिटन दीज लाइन्स। अब ये जो लाइन है ना फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क में से ली गई हैं, ठीक है। जो विलियम वर्डवर्थ थे ना, उनका जो वर्क है द प्रील्यूड, ये उसमें से लाइन ली गई है। और ये बात आपको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो लाइन है, ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन, हु हैज़ रिटन दीज लाइन्स। वर्डवर्थ ने ये लाइंस लिखी हैं फ्रेंड्स, नॉर शैली नॉर ब्राउनिंग। वर्डवर्थ ने ये लाइंस लिखी हैं और ये लाइंस उन्होंने द प्रील्यूड में लिखी हैं, ठीक है। द प्रील्यूड इनका जो वर्क है ना, लॉन्ग वर्क जो, उसमें इन्होंने लिखी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन वाज द पोइम टिंटन एबे वाज रिटन। टिंटन एबे जो वर्डवर्थ की पोइम है वो कब लिखी गई, ठीक है। ये वर्डवर्थ ने फ्रेंड्स लिखी थी, वर्थ ने ये पोइम लिखी थी और ये 1798 में लिखी गई थी। और इस पोइम को लिरिकल बैलेड में ऐड किया गया था, ठीक है। फर्स्ट पोइम में ये इन्होंने उसमें ऐड की थी, ठीक है। तो ये इसको किस पोइम में कुछ मतलब कि कुछ मजमूए में ऐड किया गया था, लिरिकल बैलेड में, जो कि 1798 में पब्लिश हुआ था, लिरिकल बैलेड, ठीक है। उसमें इस पोइम को ऐड किया गया था और ये पोइम लिखी है वर्डवर्थ ने। और वर्डवर्थ ने और कोलरिज ने मिलकर लिरिकल बैलेड लिखी थी। लिरिकल बैलेड में इन दोनों ने अपनी पोइम्स डाली थी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द करेक्ट डेट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, ठीक है। जो करेक्ट डेट है ना 1789 वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेट। तो फ्रेंड्स ये भी माना जाता है कि जब वर्डवर्थ और कोलरिज ने अपनी बुक द लिरिकल बैलेड पब्लिश करवाई तो उसी के साथ ही एक फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसी के साथ ही रोमांटिसिज्म भी स्टार्ट हो गई और
फ्रेंच रेवोल्यूशन भी स्टार्ट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बातें कुछ आप ध्यान में रख लें, इन MCQs को लेके ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ह्यूमन सिचुएशन इन हार्डीज नावल इज़ कंट्रोल्ड बाय फेट। ठीक है, जो इंसानी सिचुएशन है ना हार्डी के नावल में, जितने भी उनके नावल्स हैं, थॉमस हार्डी के जितने भी नावल्स हैं, उनमें जो ह्यूमन सिचुएशन है ना वो कंट्रोल किसने की है? फेट ने। ठीक है, फेट ने उनको कंट्रोल किया है और फेट के थ्रू ही उसका कंक्लूजन निकला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज की वीडियो के MCQs। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो भी समझ में आई होगी, लेकिन आप लोग प्रीवियस वीडियो देखना मत भूलें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे फुल कंसंट्रेशन के साथ तो तभी आपको ये वीडियो भी समझ में आएगी, क्योंकि उसी और उस वीडियो को और इस वीडियो को मिला के तभी आपके 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs कंप्लीट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कुछ नया डिस्कस करेंगे। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।